Okay, student, this is video clip number 4 और this is week number 2 assembly language. अच्छा यहाँ पर अब हम इंटरप्ट की तरफ आ गए। इंटरप्ट बेसिकली होता क्या है? इंटरप्ट के बारे में आपने मुख्तलिफ कोर्सेज में आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इंटरप्ट को डिफ़ाइन करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि किसी काम करने के रुकने को हम इंटरप्ट कहते हैं। एग्जैक्टली इट इज़ लाइक दैट। लेकिन इंटरप्ट की कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि आपके काम रुकने के बाद फर्दर एक और काम बताना और उस काम को करने के बाद वापस पहले काम की तरफ आना और रिज्यूम करना, दैट इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द इंटरप्ट। होता बेसिकली ये है कि हमारे पास इंटरप्ट्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। वन ऑफ द इंटरप्ट टाइप इज़ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, या जिसे आप प्रोग्राम इंटरप्ट भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और प्रोग्राम इंटरप्ट, जो प्रोग्रामर होता है या डेवलपर होता है वो इंटेंशनली अपने कोड में इंट्रोड्यूस करता है। एंड रीज़न इज़ दैट कि हम कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो प्री डिफाइंड हैं, जो पहले से बनी हुई हैं, वो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि इंटरप्ट भी इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जैसे हमारा एक यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती हैं, प्रोग्राम होता है विच इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिमिलरली इंटरप्ट भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होती है, क्योंकि वो किसी काम करने को बनाई गई होती हैं। और अगर हमने वो इंटरप्ट में पहले से डिफ़ाइन है तो हमें दोबारा उस लाइन ऑफ कोड्स को ख़ुद नहीं बनाना पड़ता, और वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती हैं क्योंकि उसमें डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन होती है, और जो हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स के मुताबिक नहीं होती। सो एक प्री डिफाइंड चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम इंटरप्ट। अच्छा, हमारे पास एक हम अगर इंटरप्ट को असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरप्ट्स हैं, और हम इंटरप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। INT हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है विच इज़ एक्चुअली रेफरिंग टू इंटरप्ट। ये जो INT हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ये आपके पास मुख्तलिफ़ इंटरप्ट्स को अगर हम इंटरप्ट नंबर देंगे, जैसे हमारे पास ये साइंटेक्स में भी नज़र आ रहे हैं, इंटरप्ट का नंबर हमें मेंशन करना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ इंटरप्ट्स मुख्तलिफ़ काम करते हैं, जैसे इंटरप्ट 16 है वो कीबोर्ड के लिए है, इंटरप्ट 10 है वो मॉनिटर के लिए है। सिमिलरली इंटरप्ट 21 एक इंटरप्ट है जो हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए और बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हमारे पास जो 4 बेसिक फंक्शंस हैं इंटरप्ट के, बेसिकली ये एक इंटरप्ट 21 एक प्रोग्राम है, फिर इसके सब प्रोग्राम्स हैं और जिसे हम फंक्शंस कहते हैं, और हमारे पास हर फंक्शन एक ख़ास काम कर रहा है। जैसे हमारे पास फंक्शन नंबर 1 जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले सकें फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, सिमिलरली इंटरप्ट 21 का जो फंक्शन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, ये सिंगल कैरेक्टर आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली फंक्शन नंबर 9 हम स्ट्रिंग आउटपुट के लिए हम करते हैं। और 4C जो है एज फॉर हेक्सा, ये जो 4C है ये प्रोग्राम टर्मिनेशन यानी कंट्रोल वापस OS के पास ले जाने के लिए होता है। अच्छा, हमारे पास जो भी इंटरप्ट हो, लेकिन जब हम इन फंक्शंस की बात करेंगे, हमने स्पेसिफिक फंक्शंस को इस्तेमाल करना होगा, तो हम हमेशा फंक्शन नंबर जो होगा हम AH रजिस्टर में डालेंगे। ठीक है, AH इज़ बेसिकली द हायर बाइट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अब हम थोड़ा करीब आते जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, और थोड़ी देर में हम प्रोग्रामिंग को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये कैसे इस्तेमाल होता है हम ज़रा वन बाय वन देख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन नंबर 1 है सिंगल की इनपुट है, जो हम की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पर। अगर वो की हमने प्रोसेसर के अंदर लेके आनी है और उस पर हमने कोई काम करना है, जैसे हम करेक्टर इनपुट की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम AH में 1 मूव करेंगे, यानी इसको असाइन कर देंगे, और जो हमारे पास इनपुट आएगा वो बेसिकली हमारे पास AL में आ जाएगा, और AL में उसका ASCII कोड आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैपिटल A करूँगा तो 65 हमारे पास AL में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो भी मैं करेक्टर कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा उसकी ASCII वैल्यू AL में आ जाएगी। इस्तेमाल कैसे करते हैं अभी हम एग्जांपल करेंगे, हम आज के लेक्चर में ज़रूर इसको देखेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन है, फंक्शन नंबर 2, ये करेक्टर आउटपुट के लिए होता है। तो इसमें बेसिकली हम 2 काम करेंगे। हम AH में 2 डालेंगे टू फॉर द रेफरेंस ऑफ द फंक्शन नंबर 2 ऑफ इंटरप्ट 21। कैसे हम इस्तेमाल करेंगे आज के लेक्चर में हमें पता चल जाएगा, लेकिन हम AH में 2 मूव करेंगे, और जो करेक्टर हमने डिस्प्ले करना होगा वो हम कहाँ पर डाल देंगे, DL में डाल देंगे, तो हमारे पास वो करेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये 8 बिट्स ही डिस्प्ले कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास फंक्शन नंबर 9 यूज़ होता है फॉर स्ट्रिंग डिस्प्ले। ठीक है, अगेन हमारे पास हम AH में 9 डालेंगे ताकि हमें पता चले कि हम इंटरप्ट 21 का कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास DX में ऑफसेट एड्रेस होता है ऑफ स्ट्रिंग। हमारे पास जो यहाँ पर ऑफसेट एड्रेस होगा वो बेसिकली आपको यहाँ पर रेफ़र करेगा स्टार्टिंग एड्रेस के आपकी मेमोरी में
आपका जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन भी इस्तेमाल होती है, लोड इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वो हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे पास जो लास्ट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फंक्शन 4C। ये प्रोग्राम टर्मिनेशन के लिए होती है, और जब भी हमने प्रोग्राम एंड करना होगा, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल हमें वापस करना होगा। ये प्रोग्राम कंट्रोल वापस करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने इन अ वे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले जब हम स्टैक सेगमेंट की बात कर रहे थे, तो बेसिकली हमारा जो जब हमारा 8086 है, इट इज़ अ सिंगल प्रोग्राम इन्वायरमेंट, जहाँ पर हमारे पास मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोग्राम आता है और वही एग्जीक्यूट होता है। जब हमारा इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है, तो हमें ये कंट्रोल वापस किसको करना पड़ता है, हमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस जिसे हम कहते हैं, उसको वापस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये हम फंक्शन 4C इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो हम वापस कंट्रोल किसको दे सकें, हम वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे सकें। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे हम जब अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज की एक जो हमारी पास लैब की वीडियो होगी, आज से हम लैब की वीडियो भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये क्लियरली आपके पास आपको नज़र आएगा कि हमारे पास प्रोग्राम का कंट्रोल वापस आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमने देखनी है। ऑल दो हम बेसिक मूव को हम देख चुके हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। हमारे पास मूव एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। और इस मूव इंस्ट्रक्शन का काम ये है कि वो सोर्स से वैल्यू उठाता है और डेस्टिनेशन तक देता है। तो MOV इज़ द रिजर्व वर्ड, स्पेस आएगा, डेस्टिनेशन, इट कैन बी रजिस्टर, इट कैन बी मेमोरी लोकेशन, और सोर्स भी रजिस्टर मेमोरी लोकेशन हो सकता है। अभी हम एक टेबल देखेंगे जिसमें आपके पास तमाम पॉसिबल अरेंजमेंट्स डेस्टिनेशन और सोर्स की आपको मेंशन आएंगी। ठीक है। बट यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि आपके पास जो डेस्टिनेशन और सोर्स है, दे शुड बी ऑफ द सेम साइज़। ठीक है। यानी अगर डेस्टिनेशन 16 बिट्स का है तो सोर्स भी 16 बिट्स का होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर यही एक्सचेंज और मूव में फ़र्क क्या है। एक्सचेंज जो होती है, बेसिकली दो वैल्यूज़ को स्वॉप, या जिसे आप स्वैप भी कहते हैं, कर लेती है। यानी एक्सचेंज में क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू है, डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स में चली जाएगी, और सोर्स की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डेस्टिनेशन में चली जाएगी। ठीक हो गया। साइंटिक्स दोनों का सेम है, रिजर्व वर्ड सिर्फ डिफरेंट है और फंक्शन फ़र्क है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये टेबल है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको टेबल ये बता रहा है कि बिफ़ोर आपके पास क्या था एक्सचेंज के, और आफ्टर एक्सचेंज के बाद क्या हो गया। तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये मूव इंस्ट्रक्शन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ये डेस्टिनेशन आपको कॉलम में नज़र आ रहा है, और ये आपको रोज़ में आपके पास सोर्स के रजिस्टर्स आ रहे हैं। जर्नल पर्पस रजिस्टर AX BX CX DX, सेगमेंट CX DX SS ES, मेमोरी लोकेशन, ऑल आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी बात हो रही है। कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है। तो क्या एक जर्नल रजिस्टर और जर्नल रजिस्टर में सोर्स और डेस्टिनेशन हो सकते हैं? यस। क्या जर्नल रजिस्टर सोर्स हो सकता है और सेगमेंट रजिस्टर डेस्टिनेशन हो सकता है? यस। तो ये आप सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो इसमें अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक। सिमिलरली एक्सचेंज की पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, जर्नल रजिस्टर और मेमोरी है, जर्नल रजिस्टर और मेमोरी है। हमारे पास मेमोरी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती, और हमारे पास क्या है, जो सोर्स है वो मेमोरी लोकेशन टू मेमोरी लोकेशन नहीं हो सकती। ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको आपने देखना है। ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी आ रही हैं। ठीक है। ये आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। ठीक है। हमारे पास एक मेमोरी टू दूसरी मेमोरी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ड 1 और वर्ड 2 दोनों आपके पास क्या है, मेमोरी लोकेशंस हैं। अच्छा, सिमिलरली ये कुछ और भी बातें हुई हुई हैं कि हमारे पास अगर साइज़ फ़र्क हो, तो उसमें भी हमारे पास इशू आएगा। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ठीक है। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब हमने तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना है। ठीक है। जितने भी हमने, एंड दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जितनी भी हमने इस लेक्चर में जितनी भी हमने वीडियोस देखी हैं, वो हमने इस लास्ट पार्ट को समझने के लिए की हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस कोड की तरफ आऊँगा या प्रोग्राम स्ट्रक्चर की तरफ आऊँगा, तो मुझे बहुत सारी बातें, ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। मॉडल
मुझे ये बताता है, ये डायरेक्टिव है, ये मुझे ये बताता है कि मेरे कोड की रिक्वायरमेंट कितनी है और मेरे डेटा की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल रखा। स्टैक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैंने इसमें डॉस की स्टेट्स को सेव करना होता है जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और जब ये मेरा ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो मैं पॉप करके वो स्टेट्स को दोबारा रिज्यूम कर सकता हूँ या रिटेन कर सकता हूँ। डॉट कोड मेरा वो डायरेक्टिव है जहाँ से मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो ये बात है, जैसे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी हमारे पास मेन फंक्शन होता है, यहाँ पर भी हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक है। हम उसे फंक्शन नहीं कह रहे, हम यहाँ उसे प्रोसीजर कहते हैं। फंक्शन, मेथड, प्रोसीजर, सब रूटीन, ये आपके प्रोग्राम के सब प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में ये मेन प्रोसीजर यानी मेन फंक्शन लाजमी होता है, और इसके बगैर हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? नेम जो होता है प्रोसीजर का वो फर्स्ट आता है, जैसे यहाँ पर मेन आया है, और प्रॉक इज़ द रिजर्व वर्ड विच डिफाइंस कि हमारे पास ये प्रोसीजर है या एक फंक्शन है, ठीक हो गया। और जहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर एंड होगा हम वहाँ पर दोबारा नाम लिखेंगे, और एंड पी का मतलब है एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो एंड पी अगेन इज़ द रिजर्व वर्ड, और मेन हमारे पास आ गया। हम जब फ्यूचर में ये तमाम चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स बनाएंगे, उसमें डिफरेंट नाम रखेंगे, लेकिन मेन जो हमारे पास प्रोसीजर होगा ये हर प्रोग्राम का, हर असेंबली 86 की असेंबली के का लाजमी हिस्सा होगा, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गई। और एंड मेन यहाँ पर हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे, और इसके दरमियान हमारे पास वो तमाम इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने की हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स को ज़रा हम स्टडी करेंगे। हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को लाएंगे, आपको यहाँ पर कमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। इसमें हमने एक करैक्टर को रीड करना है फ्रॉम द यूज़र, जो हम कीबोर्ड से लेंगे, इनपुट लेंगे, और फिर हमने उसे डिस्प्ले करना है नेक्स्ट पोजीशन पे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं F को प्रेस करूँगा या A को प्रेस करूँगा तो साथ एक और A आ जाएगा, जो दूसरा A आएगा वो बेसिकली ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम ने डिस्प्ले किया होगा एज अ इनपुट, ठीक है। तो हमने ये तमाम चीज़ें, तो अब आपको इसका पता चल गया है कि ये चीज़ों का क्या मतलब है। अब हम मेन प्रोसीजर को हमने स्टार्ट किया, मूव AH1 किया। मूव AH1 में क्या है, अगर हम उसका साइंटिक्स देखें जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सोर्स से वैल्यू जाएगी डेस्टिनेशन पे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू AH में मूव हो जाएगी, यानी AH में अब क्या है 1। और जैसे ही हम इंटरप्ट 21 कॉल करेंगे, अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ, यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसी वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो फंक्शन नंबर 1 होता है हम कहाँ डालेंगे, AH में डालेंगे उस, और उसकी में जो हमारा करेक्टर इनपुट होगा वो हमारे पास AL में होगा। तो हम वापस यहाँ पर आते हैं। जब हमने मूव AH1 किया तो हमने इंटरप्ट 21 का फंक्शन किया, ये हमने कमेंट लिखा हुआ है सेमीकोलन के बाद, फॉर इनपुट ऑफ अ करेक्टर। अच्छा, अब जैसे ही मेरा इंटरप्ट 21 होगा तो मेरे पास कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, और वो कर्सर जो होगा ब्लिंक इसलिए कर रहा है कि हम क्या करेंगे, हम एक करेक्टर को इनपुट करेंगे, और वो करेक्टर हमारे पास कहाँ चला जाएगा, AL में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें कहीं नज़र तो नहीं आ रहा, अभी हम जब लैब की वीडियो देखेंगे उसमें हमें नज़र आएगा, ठीक है। वो AL में चला जाएगा। फिर मैंने वही जो करेक्टर इनपुट किया है उसी करेक्टर को मैंने अब डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगा, मूव AH2 करूँगा। मूव AH2 करने से मैं वो फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर द डिस्प्ले ऑफ अ करेक्टर, और वो करेक्टर कहाँ पर होना चाहिए, वो DL में होना चाहिए। तो जो करेक्टर मैंने अभी इनपुट किया हुआ है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो AL में पड़ा हुआ है। उसी करेक्टर को मैंने डिस्प्ले करना है, तो वो हम कहाँ पर मूव कर देंगे, हम DL में मूव कर देंगे। और जब मैं इंटरप्ट 21 कॉल करूँगा तो जो भी वैल्यू DL में पड़ी होगी, और AH में क्या पड़ा हुआ है 2, इंटरप्ट 21 चेक करेगा AH में क्या है, अगर वो 2 पड़ा हुआ है तो DL की जो भी वैल्यू होगी उसे डिस्प्ले कर देगा, और हमारे पास जो करेक्टर हमने इनपुट किया था वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। मूव AH4 CH हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द प्रोग्राम टर्मिनेशन फंक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, यानी अब हमें सारी चीज़ें पता है। इंटरप्ट 21 वही इंटरप्ट है जिसके आज हमने फंक्शन पढ़े, और इन जब जैसे इंटरप्ट 21 एज एग्जीक्यूट होगा तो वही AH की वैल्यू चेक करेगा, वहाँ पर 4C पड़ा हुआ है। दिस मीन्स कि अब मेरे प्रोग्राम के टर्मिनेट करने की बारी आ गई है, और मैं अपना प्रोग्राम का जो मेरा कंट्रोल है वापस वो डॉस की तरफ जाएगा। और यहाँ पर मेन एंड पी से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो मेन प्रोसीजर है वो एंड हो जाएगा, और एंड मेन से क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम एक दूसरी एग्जांपल कर रहे हैं, और दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल। थोड़ा सा हमारी वीडियो लेंथी हो रही है, बट ये हम काम इसी वीडियो में हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर हम उसे डिस्प्ले करेंगे,
ठीक हो गया। हमने डॉट मॉडल स्मॉल किया, हमें पता है क्यों किया। डॉट स्टैक 100 एज किया, हमें पता है क्यों किया। अब जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हमने डॉट डाटा रखा। यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था, तो हमने कोई भी क्या किया, वेरिएबल हमने कोई भी डॉट डाटा नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसलिए हमने किया। ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये एक हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें हमने पाकिस्तान रखा है। डॉलर साइन आपको मैंने जैसे पहले बताया था, इसलिए हमने किया है कि हमारे पास स्ट्रिंग की टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। ये हम लैब की, अभी हम जो लैब, इसके बाद हमारे पास एक लैब की वीडियो आएगी तो उसमें हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। अच्छा, इन 2 लाइनों का फंक्शन मैं आपको होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन जब भी हम डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये दोनों लाइंस लाजमी होंगी। अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, 2 किए हैं, 3 किए हैं, सिर्फ 2 लाइनें मुझे ये लिखनी पड़ेंगी। इनका मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको लैब की वीडियो में बता देता हूँ। हमने फंक्शन नंबर 9 यूज़ किया क्योंकि हमने अब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है। लोड अफेक्टिव एड्रेस हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है जो हमारे पास ये काम करती है कि हमारे पास जहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होता है उसका फिज़िकल एड्रेस मूव कर देती है dx में। मूव और लोड अफेक्टिव एड्रेस में ये फ़र्क है, मूव जो होती है वैल्यू को मूव करती है, और लोड अफेक्टिव एड्रेस जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये एड्रेस को मूव करती है dx में। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने लास्ट लेक्चर में dx के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने कहा था कि ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे अब मैं इंटरप्ट 21 करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया और हम अब प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं, रिटर्न वापस कर रहे हैं, कंट्रोल वापस रिटर्न कर रहे हैं डॉस को, जैसे इंटरप्ट 21 एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। स्टूडेंट, काफ़ी लास्ट जो हमारी वीडियो थी काफ़ी लेंथी थी, बट आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और सीखा होगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 4 को एंड करते हैं। थैंक यू।